हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लर्निंग पॉइंट। कैसे हैं आप सब? तो बेटा आज मैं लेकर आ गई हूँ फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी, आपका न्यू चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर में से बेटा आपका एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, आई होप आपने जो पहले के मैंने चैप्टर्स करवा रखे हैं, इशू ऑफ शेयर और प्रेफरेंस वाले, रिडम्पशन, वो चैप्टर्स कर लिए होंगे बेटा। अगर आप लोगों ने नहीं करे तो वीडियोस भी जरूर देख लीजिए बेटा, इक्वली इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं बेटा फाइनल अकाउंट्स की तरफ। आज मैं आपको बस क्या करवाने वाली हूँ बेटा, आज मैं आपको बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट करवाऊंगी। ठीक है, ताकि आप फॉर्मेट को अच्छे से समझ लो और फिर आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आज बस हम फॉर्मेट पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेट कुछ इस तरह होता है बेटा। देखो, पहले जब आप बनाते थे फाइनल अकाउंट्स अपने, तो उसमें जो आपकी बैलेंस शीट बनती थी, ठीक, वो बनती थी बेटा हॉरिजॉन्टल। बट अब जो आपकी बैलेंस शीट बनती है वो कैसी बनती है, वो बैलेंस शीट आपकी वर्टिकल बनती है। हाँ, तो मैं कहाँ थी बेटा, मैं बता रही थी आपको कि हमारी जो बैलेंस शीट बनती है बेटा, पहले जो आपने बैलेंस शीट पढ़ी है बेटा, वो हॉरिजॉन्टल में पढ़ी है या वर्टिकल में पढ़ी है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ आपने कैसी बैलेंस शीट पढ़ी होगी बेटा। एक मिनट दो मुझे। ठीक है, देखो, आपने जो बैलेंस शीट पढ़ी होगी बेटा वो कैसी पढ़ी होगी, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे होता है बेटा। ठीक है, देखो लाइनें कितनी अच्छी बनाना सीख गई हूँ। चलो, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते थे बेटा लाइबिलिटीज, यहाँ आता था हमारा अमाउंट। यहाँ हम लिखते थे एसेट्स और यहाँ आता था हमारा अमाउंट। ठीक है, अब आप कॉलेज में आ गए हो बेटा, एसेट और लाइबिलिटी क्या होता है ये तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते थे बेटा कैपिटल, फिर यहाँ पर हम ऐड कर देते थे प्रॉफिट, और अगर कोई लॉस होता था तो माइनस कर देते थे। ठीक है बेटा, फिर हम क्या करते थे बेटा, और हम यहाँ पे लिख देते थे बेटा बैंक लोन अगर कोई होता था तो। ठीक है, और अगर हमारे कोई क्रेडिटर्स होते थे तो वो हम लिख देते थे। ठीक है, कोई हमारे बिल्स पेबल होते थे तो वो हम लिख देते थे। ठीक है बेटा, तो ये सब हम लाइबिलिटी साइड लिख देते थे। एसेट साइड हम यहाँ पे लिख देते थे बेटा, कैश लिख देते थे। ठीक है, अगर कैश एट बैंक होता था तो वो भी लिख देते थे। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या लिख देते थे बेटा, मशीनरी लिख देते थे, फर्नीचर लिख देते थे। ठीक है, स्टॉक लिख देते थे, डेटर्स लिख देते थे। मतलब मैं बस आपको क्या कर रही हूँ बेटा, रिवाइज करवा रही हूँ जो भी बैलेंस शीट आप लोगों ने क्या करी है, पढ़ी है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये वाली बैलेंस शीट आप लोगों ने क्या करी है बेटा, 11th क्लास में पढ़ी है, 12th क्लास में वो पार्टनरशिप में पढ़ी है। ठीक है, तो ये जो बैलेंस शीट होती है बेटा वो हमारी होती है हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। ठीक है, बट अब जो बैलेंस शीट आप पढ़ने वाले हो बेटा, वो आप पढ़ने वाले हो वर्टिकल बैलेंस शीट। ठीक है, वर्टिकल बैलेंस शीट का क्या मतलब है बेटा, मतलब अब आपकी बैलेंस शीट ऐसे बनेगी। आपकी पहले यहाँ पे लाइबिलिटीज लिखी जाएंगी बेटा। ठीक है, और फिर आपके नीचे क्या लिखी जाएंगी, एसेट्स लिखी जाएंगी। ठीक है, अब इसमें भी बेटा बहुत सारे हेड्स होंगे, सब हेड्स होंगे, सब हेड्स होंगे। ठीक है, सेम एज एसेट्स में भी हेड होंगे, सब हेड्स होंगे, सब हेड्स होंगे। ठीक है, तो आपको जो बैलेंस शीट पढ़नी है वो ऐसी वाली बैलेंस शीट पढ़नी है। ठीक है, अब ये जो बैलेंस शीट है वो किसके अकॉर्डिंग है बेटा, ये बैलेंस शीट है हमारे शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और कोई भी चीज जब लॉ में बेटा रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसका अपना क्या रहता है, एक फॉर्मेट रहता है। ठीक है, उसका अपना एक क्या रहता है बेटा, फॉर्मेट रहता है। और आपको उसी फॉर्मेट को ध्यान में रख के क्या करना है बेटा, अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। मतलब अगर आपको फर्स्ट नंबर पे कोई चीज यहाँ पे दी हुई है तो वो आपको फर्स्ट नंबर पे ही लिखनी है, आपको उसका ऑर्डर चेंज नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद सेम एज हमारा पीएनएल अकाउंट बनता है बेटा, वो भी शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली पार्ट 2 में फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली बनता है। ठीक है, और इसमें और आता है बेटा हमारा जो हम बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, हम क्या बनाते हैं बेटा, नोट्स टू अकाउंट्स। अब नोट्स टू अकाउंट्स में हम क्या करते हैं बेटा, जितनी भी बैलेंस शीट की वर्किंग्स रहती हैं, ठीक है, वो सारी हम किस में करते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में करते हैं। तो हमें नोट्स टू अकाउंट में सारी वर्किंग करनी होती है बेटा, और बैलेंस शीट में हम बस क्या करते हैं, बैलेंस शीट में हम बस फाइनल अमाउंट लिखते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा बेटा। अब बढ़ते हैं हम अपने फॉर्मेट की तरफ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक्स वाई जेड लिमिटेड, मतलब जो भी कंपनी का नाम है वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। बैलेंस शीट एज एट, बैलेंस शीट कब बनती है बेटा, 31st ऑफ मार्च को बनती है।
तो आपको यहाँ पे लिख देना है बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2026, या फिर जो भी आपको ईयर मेंशन होगा आपके क्वेश्चन में, ठीक है। 4 कॉलम बनेंगे बेटा, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिगर्स एट द एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड, तो मतलब करंट ईयर का, और ये किसका है बेटा, प्रीवियस ईयर का, ठीक है। आपको क्वेश्चन में बस ये करंट ईयर की लिखनी होगी फिगर्स, क्योंकि आपको क्वेश्चन में वही गिवन होंगे, ठीक है बेटा। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा बेटा मेन हेड होता है वो होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का। मतलब यहाँ पर दो चीजें आएंगी, एक तो इक्विटी से रिलेटेड, दूसरी लाइबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है। वही जो कैपिटल वाला पार्ट होता है ना, वही। अब उसमें फर्स्ट आता है बेटा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड क्या होता है बेटा, शेयर होल्डर्स में हमारे प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों से जो हमें पैसे मिलते हैं वो हम क्या करते हैं, शेयर होल्डर फंड में इंक्लूड करते हैं, या जितना भी पैसा हमारे शेयर होल्डर से बिलोंग करता है उन सबको हम शेयर होल्डर्स फंड में लिखते हैं। इसमें सबसे पहला होता है बेटा हमारा शेयर कैपिटल। अब इस शेयर कैपिटल का क्या करते हैं बेटा, हम नोट में इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं शेयर कैपिटल के अमाउंट को, क्योंकि कितना पैसा आया है, कितना पैसा नहीं आया है, कितने सब्सक्राइब्ड है, कितने सब्सक्राइब नहीं है, वो सब हम किस में करेंगे बेटा, नोट्स टू अकाउंट्स में करेंगे। 12th क्लास में आपने जब शेयर कैपिटल चैप्टर पढ़ा होगा तो उसकी बैलेंस शीट बनाई होगी बेटा, वहां पे हम ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे दोनों आ जाते हैं बेटा, इक्विटी भी आ जाता है और प्रेफरेंस शेयर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। अब इस रिजर्व एंड सरप्लस में भी हमारे देखो जनरल रिजर्व आ जाते हैं, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आ जाते हैं, मतलब जितने भी रिजर्व्स हैं वो आ जाते हैं। सरप्लस मतलब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं, तो ये नोट नंबर 2 में अगर ये सारी चीजें आपको गिवन रहती हैं तो सबको लिख के उनको प्लस करके जो फाइनल आंसर होता है वो आपको यहाँ पे लिख देना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है बेटा मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट। अब ये क्या होता है, देखो जब भी कभी कंपनी जो है बेटा वो शेयर्स इशू करती है, ठीक है। किसको इशू करती है, शेयर होल्डर्स को। तो जब शेयर्स पे बेटा शेयर होल्डर का नाम नहीं लिखा होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, शेयर वारंट कहलाता है, ठीक है। तो उसका अमाउंट आप यहाँ लिख देते हो। नेक्स्ट है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसका मतलब समझ लो बेटा ये क्या होता है, देखो जैसे मान लो कंपनी ने क्या करे बेटा, कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए, ठीक है। शेयर होल्डर्स को शेयर इशू कर दिए, किसने बेटा, कंपनी ने, ठीक है। अब क्या हुआ, 1 मार्च को, ठीक है, 1 मार्च को बेटा अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। अब ये अलॉटमेंट कॉल मनी क्या होती है बेटा, ये मैं आप लोगों को नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये लोग आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। 1 मार्च को मान लो बेटा अलॉटमेंट का पैसा आपको मिल गया है, ठीक है। अब क्या हुआ, जो नेक्स्ट पैसा आपको देना है ना वो कब देना है बेटा, 1 अप्रैल को देना है। कब देना है बेटा, 1 अप्रैल को देना है। बट इस बीच क्या हुआ बेटा, इस बीच आ गया आपका 31 मार्च। क्या आ गया बेटा, 31 मार्च। जब आपको क्या करने हैं, अपने फाइनल अकाउंट्स क्लोज करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे एप्लीकेशन का पैसा तो मिल गया आपको, बट किसका नहीं मिला, अलॉटमेंट का नहीं मिला है। तो इसी को हम कहते हैं बेटा वो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। मतलब शेयर एप्लीकेशन मनी मिल गई है और उसकी अलॉटमेंट क्या है बेटा, पेंडिंग है। तो ऐसा जो केस होता है उसका अमाउंट हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है बेटा पूरा शेयर होल्डर फंड्स का पैसा। फिर आती है बेटा हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती है बेटा जो किसके लिए होती है, लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग टर्म के लिए होती है, लॉन्ग टाइम तक होती है बेटा, ठीक है। जिनका टेन्योर जो होता है वो 1 साल से ज्यादा के लिए होता है। उसमें सबसे पहले हम लगाते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। मतलब जैसे आपने बैंक से लोन लिया है, ठीक है, या किसी से आपने लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आता है। डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है बेटा, इसका मतलब डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का मतलब है कि आपका टैक्स मान लो बन रहा था 50,000, बट आपने बस टैक्स कितना पे किया है बेटा, 20,000। तो अभी 30,000 आपको टैक्स और पे करना बाकी है, तो उसी को हम कहते हैं डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। फिर होती है बेटा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जो कहीं नहीं आती वो यहाँ आ जाती है। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, प्रोविजंस वगैरह हम बनाते हैं बेटा, जैसे कि कोई इम्प्लॉय हमारे यहाँ से रिटायर होने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोविजंस बना के रखते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट में उसे पैसा देना पड़ेगा ना, तो वही क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। नेक्स्ट होता है हमारा करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में हम क्या इंक्लूड करते हैं बेटा, वो सारी चीजें, ठीक है, जो किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है बेटा, वो सारी चीजें जो हम शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, मतलब 1 साल से कम के लिए करते हैं, ठीक है। तो जो लाइबिलिटीज होती है उन्हें हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज। जिसमें पहला आता है बेटा हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। मतलब अगर
अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बट अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया है तो वो क्या हो जाएंगी बेटा, आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट बात आती है बेटा ट्रेड पेबल्स की। ट्रेड पेबल्स में हम इंक्लूड करते हैं बेटा अपने क्रेडिटर्स को, ठीक है, प्लस अपने बिल्स पेबल को। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम किस में दिखाएंगे बेटा, ये सारी चीजें हम दिखाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स में। ठीक है, ये सारी चीजें हम क्या दिखाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में। ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स भी आते हैं और बिल्स पेबल आते हैं। हम जो पहले बैलेंस शीट बनाते थे उसमें इन दोनों को क्या करते थे, अलग अलग लिखते थे, बट यहाँ पर हमें ट्रेड पेबल्स एक हेडिंग डालनी है जिसमें इन दोनों का अमाउंट ऐड करके लिख देना है। ठीक है। नेक्स्ट होता है अदर करंट लाइबिलिटीज। अदर करंट लाइबिलिटीज का क्या मतलब है बेटा, वो लाइबिलिटीज जो कहीं नहीं गई वो यहाँ पर चली जाएंगी, जैसे कि आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं ना हमारे, जो पे करने हैं बट हमने पे नहीं करे, तो वो कहाँ आ जाएंगे, अदर करंट लाइबिलिटीज में आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हो गया शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। वो प्रोविजन जो हम शॉर्ट टर्म के लिए बनाते हैं उन्हें हम कहाँ लिख देते हैं बेटा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है। तो आई होप आपको लाइबिलिटी साइड का समझ आया होगा बेटा। फिर यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इन सबका टोटल कर देते हैं। ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया लाइबिलिटी साइड का एक पार्ट। अब हम चलते हैं बेटा दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट हमारा क्या होता है, दूसरा पार्ट हमारा होता है बेटा एसेट्स का। ठीक है। अब एसेट्स में भी हमने दो डिवीजन कर रखे हैं बेटा, एक तो है अपना नॉन करेंट एसेट का और एक करंट एसेट का। नॉन करेंट एसेट्स वो एसेट होती है बेटा जो किसके लिए होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ठीक है, उनको एक साल से ज्यादा के लिए होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट। और वो एसेट बेटा जो एक साल से कम के लिए होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स बोलते हैं। अब नॉन करंट एसेट में भी पहले हमारी जो आती है वो आती है बेटा फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स में भी फिर हमारा बाइफरकेशन होता है बेटा, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। अब देखो, टेंजिबल एसेट्स तो आप लोगों ने पढ़ ही रखा है बेटा। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। और इनटेंजिबल एसेट्स वो होती है बेटा जिनको हम देख छू नहीं सकते हैं। अब टेंजिबल एसेट्स के कुछ एग्जांपल्स बताओ बेटा, जैसे कि आपकी मशीनरी हो गई, जैसे कि आपका बेटा फर्नीचर हो गया। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जांपल, टेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल्स क्या है बेटा, जैसे हमारी गुडविल हो गई, ठीक है, जैसे हमारे पेटेंट्स हो गए। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है बेटा, ये सब एग्जाम्पल है हमारे इंटेंजिबल एसेट्स के। ठीक है। नेक्स्ट बोला है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है बेटा, देखो ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जब आप ये सारी चीजें समझ लोगे ना तो आपके क्वेश्चन में कुछ भी आ जाएगा, आप उसको डिवाइड, उसको बाइफरकेशन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कौन सी चीज कहाँ पर लिखी। ठीक है। और अगर आपने चीजों को एक हेड से दूसरे हेड पर लिख दिया बेटा तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम होगी, आपके मार्क्स इसमें डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको फॉर्मेट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको ये फॉर्मेट याद भी हो जाएगा बेटा, और क्योंकि कोई चीज हमें समझ आ जाती है तो फिर उससे बेटा हमें मेमोराइज करने में इजी होता है। ठीक है। नेक्स्ट बोला है बेटा हमें कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसका क्या मतलब है बेटा, इसका ये मतलब है जैसे मान लो बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग हमारे लिए क्या है, फिक्स्ड एसेट है। पर कोई एक बिल्डिंग है बेटा जो कि अभी आधी ही बनी है, पूरी नहीं बनी है, तो उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब अभी उस बिल्डिंग में काम चल रहा है, अभी वो पूरी बिल्डिंग नहीं बनी है। नेक्स्ट होता है हमारा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ये होता है बेटा हमारा इंटेंजिबल एसेट्स के लिए। ठीक है, वो इंटेंजिबल एसेट्स जो अभी तक तैयार नहीं हुए, जैसे कोई फॉर्मूला वगैरह आप बना रहे हो, ठीक है, वो अभी रेडी नहीं है, तो क्योंकि वो अभी रेडी नहीं है तो वो किस में आएगा, अंडर डेवलपमेंट में आएगा। जब वो रेडी हो जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटेंजिबल एसेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी होती है फिक्स्ड एसेट। उसके बाद हम लिखते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, वो इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टाइम के लिए होती है। डेफर्ड टैक्स एसेट, ये क्या होता है बेटा, ये ऐसे होता है जैसे मान लो आपको टैक्स देना था 50,000 बट आपने दे दिया 70,000, तो 20,000 क्योंकि आपने एक्स्ट्रा दे दिया तो वो कहाँ पर आ जाएगा, डेफर्ड टैक्स एसेट में आ जाएगा। फिर होते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। आपने किसी को लोन, देखो लाइबिलिटी कब होगी, जब आपने लोन दिया है, बट जब आपने किसी को लोन दिया है फॉर लॉन्ग टाइम के लिए तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। फिर अदर नॉन करंट एसेट जो कहीं पर भी नहीं आई वो इस कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पढ़ते हैं करंट एसेट। करंट एसेट में क्या होता है, करंट एसेट वो एसेट होती है जो हमारे शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, विच इज लेस देन 1 ईयर। तो पहला हम लेते हैं बेटा करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है, जो कि हम शॉर्ट पीरियड के लिए करते हैं। फिर है हमारी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब वही स्टॉक वगैरह,
ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स, अब ट्रेड रिसीवेबल्स में भी यहाँ पर बेटा हमारे क्या क्या इंक्लूड होते हैं, एक तो डेटर्स इंक्लूड होते हैं, प्लस हमारा इंक्लूड होता है बेटा बिल्स रिसीवेबल। जैसे वहां पे ट्रेड पेबल्स में इंक्लूड था क्रेडिटर और बिल्स पेबल, वैसे ही ट्रेड रिसीवेबल में यहाँ इंक्लूडेड डेटर्स और बीआर। तो ये डेटर्स और बीआर का अगर आपको वो दिया होगा बेटा क्वेश्चन में, अमाउंट दिया होगा, तो आप क्या करोगे बेटा, तो आप डेटर्स और बीआर नोट्स में लिखोगे, नोट्स टू अकाउंट में, और फिर एक वो करके आप यहाँ पे इसको लिख दोगे। फिर आता है बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का आप अमाउंट लिख दोगे। कैश इक्विवेलेंट्स में आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज वगैरह आ जाती है, ठीक है बेटा, वो एसेट्स जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाती है। फिर है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर आपने किसी को लोन दे रखा है शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होती है। अदर करंट एसेट जो कहीं नहीं आता वो यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि बेटा आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाते हैं, है ना। आपने क्या करा बेटा, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस पे कर दिया, आपको रेंट देना था नेक्स्ट मंथ बट आपने इसी मंथ दे दिया, तो वो किसके अंडर आएंगे बेटा, अदर करंट एसेट्स के अंदर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो बस फिर आपका टोटल आ जाएगा, आप देख लोगे आपके लाइबिलिटी साइड का टोटल, एसेट साइड का टोटल दोनों इक्वल होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, आपकी बैलेंस शीट बेटा पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद बेटा हम पढ़ते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि जब आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों बनाने के लिए आएगा बेटा, ठीक है। और क्वेश्चन थोड़ा बहुत लेंदी होता है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पूरा सिलेबस ही बेटा बहुत लेंदी है, तो अभी से पढ़ने लग जाओ बेटा। जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं स्टार्ट करी है, आपके मई में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, एंड मई तक। तो पढ़ते रहिए बेटा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर किया करो, ठीक है। तो अब देखो बेटा, तो हम बनाते हैं पीएनएल अकाउंट, तो वही सेम है, कंपनी का नाम बेटा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इसमें हमारी 4 कॉलम बनते हैं, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर का और फिर प्रीवियस ईयर का। आपको एग्जाम में बस करंट ईयर का ही बनाना है, प्रीवियस ईयर का नहीं बनाना है, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है बेटा, इसे हम अब बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में आरएफओ, या आपने कैश फ्लो में रेशोज में पढ़ा होगा आपके 12th क्लास में। आरएफओ होता है बेटा आपकी मेन बिजनेस से, ठीक है, आपकी मेन बिजनेस से या फिर मेन बिजनेस एक्टिविटी से जो भी पैसा आप अर्न करते हो वो आपका क्या होता है बेटा, आरएफओ। वो क्या होता है आपका आरएफओ, ठीक है। अदर इनकम क्या होती है, मतलब आपके मेन बिजनेस एक्टिविटी से हटके जो भी इनकम आपको अर्न होती है, जैसे मान लो आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है और वहां से आपको रिटर्न आ रहा है, तो वो किस में आ जाएगा, अदर इनकम में आ जाएगा। तो जब आप इन दोनों इनकम्स को बेटा ऐड कर देते हो, क्लब कर देते हो, तो आपका क्या आ जाता है, तो आपका आ जाता है टोटल रेवेन्यू, ठीक है। देखो प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, हम ऐसे ही तो निकालेंगे, रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर देंगे और जितना आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा बेटा, टोटल रेवेन्यू निकाल लिया। अब एक्सपेंसेस की बारी आती है। सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मतलब वो गुड्स बेटा जो बिच गए हैं, ठीक है। जो गुड्स जो कि बिच गए हैं बेटा, उनको बनाने में कितनी कॉस्ट लगी थी, वो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में। परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, मतलब कितना भी स्टॉक आपने परचेज किया है वो। चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक एंड ट्रेड। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, मतलब देखो एम्प्लॉय की बेनिफिट के लिए आपने जो भी खर्चा किया है वो सब इस कॉस्ट मतलब इस एक्सपेंस के हेड में आएगा। फाइनेंस कॉस्ट हो गई बेटा, ठीक है। जैसे आप डिवेंचर वगैरह इशू करते हो तो उसमें जो कॉस्ट आपके रिडम्पशन वगैरह आप करते हो तो वो जो कॉस्ट आती है बेटा वो फाइनेंस कॉस्ट होती है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन आपको पता ही है बेटा, किसी की भी एसेट की वैल्यू में जो फॉल होता है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू में फॉल होता है तो उसे अमोर्टाइजेशन कहते हैं। और वो एक्सपेंसेस जो कहीं नहीं आए वो कहाँ आ जाएंगे बेटा, यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि अपना रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ठीक है, वो सब अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा। फिर आपने क्या किया बेटा, एक्सपेंसेस का टोटल कर दिया। अब आपने रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर दिया तो आपका यहाँ पे क्या आ गया बेटा, प्रॉफिट आ गया। अब ये जो सारी चीजें हैं बेटा, ठीक है, वो एक्स्ट्रा है। अगर क्वेश्चन में आपको गिवन होगा तो ये सारी चीजें आपको करनी है, अदरवाइज आपको नहीं करनी है। ये आपका फाइनल प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा बेटा, और यहाँ से आपको अर्निंग पर शेयर निकालना है, ठीक है। वो जब हम क्वेश्चन करेंगे बेटा तो मैं आपको वो चीजें बता, ठीक है। तो बेटा पढ़ते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहेंगी, ठीक है। बस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ बेटा, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए बाय बाय।